gradient descent is an optimization algorithm for finding a local minima of a differentiable function. Differentiable function कौन से होते हैं जिसको आप उस फंक्शन को आप उसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप एक कांस्टेंट है उसका आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। अगर लीनियर फंक्शन है तो उसका भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। सिमिलरली इफ अ फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देन उसका भी डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शंस पैरामीटर्स कोएफिशिएंट्स दैट मिनिमाइज अ कॉस्ट फंक्शन एज far as possible. What is a cost function? Cost function is the error function. The error function is called the cost function. ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर आप प्लॉट को देखें, ये आपके पास एक फंक्शन है, इसमें आपके पास what is a global minima and what is a local minima? Do you have an idea of that? What is local minima? ग्लोबल मैक्सिमा पूरे ग्राफ में जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं ग्राफ का। So the maximum of all points is called the global maxima. Similarly, global minimum means the only minimum or the lowest minimum point is called the local minima point, global minima point. And what about local minima? Oh, good. And local minima, actually, that is a function which in which you find the minimum point at a given region. For example, if you could see this point, so this is actually in this region. This is the minimum point of local minimum point, and this is the local maximum point. And in this whole function, this is the global minimum point. And this is the, if you consider only this area, then this is the global maximum point. Global max, global min. These are, so if you could see, a ball is just passing in these minima. So when it reaches to the global minima, it doesn't go beyond that and just hang in there. And अगर आप दूसरे image को देखें, so if you see at this point, एक learning rate होता है, जिस लर्निंग रेट को आप स्टेप भी कहते हैं, जो आप स्टेप ले रहे होते हैं मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप यू आर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ अ माउंटेन एंड यू स्टार्ट कमिंग डाउन एंड यू टेक अ स्मॉल स्टेप and until you reach the ground, and then you start raising again or climbing again. So that point and at which you start climbing again, from climbing down to climbing up, that is the minimum point. And the step is called the learning rate. ठीक है, तो learning rate है, अगर आपका learning rate small हो तो probably आप minimum point को पहुंच जाए, but अगर आपका learning rate काफी ज्यादा हो, so maybe you just pass that minimum point. या यूं कह ले कि आप अगर बड़े बड़े कदम ले रहे होते हो तो हो सकते हैं आप मिनिमम पॉइंट को ना पहुंचे बल्कि उससे पास हो, अलग जगह पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पिक्चर को देखें, इसका जो स्मॉल लर्निंग रेट है वो स्मॉल है, इसका मतलब है कि छोटे स्टेप लेके स्मॉल लर्निंग रेट आपके मिनिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा। बट if your learning rate is too high, so possibility is, so if your learning rate is too big, then the possibility is that you will surpass the minimum global point. Any question? Somebody was asking a question. सर, अगर हमारा लर्निंग रेट हम ज्यादा रखते हैं या लर्निंग रेट हम कम रखते हैं, तो हमारा मॉडल जो है ना डेटा को ट्रेन होते हुए बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है।
तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लर्निंग रेट ऑप्टिमल रखें, ना ज्यादा रखें? अगर ज्यादा हम लर्निंग रेट रखते हैं तो मॉडल जो है ना, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन तो हो जाता है कम टाइम में, लेकिन वो फिर डाटा के ऊपर जो है ना प्रॉपर फिट नहीं होता। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑप्टिमल लर्निंग रेट हमारा क्या होना चाहिए? ओके, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं अभी आंसर नहीं कर रहा। ये आगे स्लाइड में इसका आंसर आ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन हो तो वो लूंगा, देन मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। आई हैव वन क्वेश्चन। हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर एल्गोरिदम जो है ना, कोई मशीन लर्निंग मॉडल ग्रेडियंट डिसेंट से ट्रेन कर रहे हैं, तो ग्रेडियंट डिसेंट में एक प्रॉब्लम आता है वैनिशिंग ग्रेडियंट का। हम उसको अवॉइड कैसे करेंगे? ठीक है, काफी टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि मैं भी कुछ लोगों को इस वक्त समझ ना आए, और हो सकता है ये क्वेश्चन आगे आंसर और है स्लाइड में। तो अगर किसी और का क्वेश्चन है तो मैं पहले वो आंसर करूंगा, देन मैं नजर की तरफ आऊंगा। ऑनलाइन आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? तो नजर का एक क्वेश्चन ये है कि आपका जो ऑप्टिमल लर्निंग रेट है वो कैसे होगा। पहले हम इनको समझते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम क्या है, ताकि हम इस टॉपिक से आगे चले जाएं, फिर हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट में आ जाएंगे। तो तब ये प्रॉब्लम स्लाइड में आपको आंसर है ये सब चीज का, ठीक है, जो वो कर रहा है। तो लोकल मैक्सिमा क्या चीज है? द पॉइंट इन द पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ फॉर विच द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन नियर दैट पॉइंट आर ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो आपका एक रेंज है, सो इन अ रेंज इफ देयर इज सम मिनिमम वैल्यू दैट इज योर लोकल maximum value, that is your local maxima. Similarly, agar if there is a value in a range, minimum value in a range, so that is called local minima. For example, अगर इस रेंज को आप देखें, अगर आप इस फंक्शन के इस रेंज में देखें, ठीक है, तो आपको ये लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि इस रेंज में आपके पास ये ग्लोबल मैक्सिमा है। इससे देयर इज नो लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, सो दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा। And in this region there is another maximum point which is greater than this minimum and normal line, ठीक है, so that is called local maxima. So there is a local global maximum, local maximum, and there is another local minimum. And what would be the global minimum in this function? So if you could see in this figure, there is a minus infinity which is called global minimum. Why it is so? Why it is called a global minimum? Any idea? लोएस्ट वैल्यू है सबसे। So actually, the lowest point in the numeric scale, that is minus infinity. Okay, so if you could see this figure that is going on, right? Similarly, this one. So maybe that is reached to some minus infinity region or minus undefined region. So that is the minimum, global minimum in this function. So the maximum over the entire function is called absolute or global maximum, and the minimum over the entire function is called an absolute or global minimum. ठीक है? अच्छा. Nazar, I want to answer your question after these slides, because if somebody has not understand the gradient descent method, then your question, if I answer your question, they will not understand. So for that, we need to bring all together to a common point, then we will answer his question. Okay. So for example, let's go back to the previous lecture. So what was the concept? We need to find some W's to minimize the error function, right? And error function is defined as y, which is output, minus the function which is to be found. So the concept is to find each w, you need to take the partial derivative with respect to that variable. So for example, if you want to find w1, w2, and wm,
you need to take the partial derivative of all W's, and then you need to deal with that as we deal with homogeneous equation or the simple least function, simple function, linear algebra to linear algebra function. All right. Okay. So, for example, but the question is this, like we did in last lecture, there was a linear function, and we just take the derivative of that function, and then there was a polynomial function of degree 2, and you took the differential equation and you subtract and add those equation, and you found the solution for W's. But when the degree of polynomial increases, the solution becomes difficult using mathematics. That's why you find, that's how I question you that why we use machine learning to solve that kind of problem. So, for example, maths of those equation solving by math is not easy. So that's why we find different methods to solve these functions. So this is not easy. So, for example, if there are like 1,000 equations, m is equal to 1,000, then how will you subtract and add that much equations? You need to write a program. Maybe you just do it by program, but maybe that take like 1 week to solve all problem, because 1,000 equation means you are making like 19 more 9,999 999,999 more equation, and add subtract them, and it becomes larger and larger. So the solution doesn't always exist that way. So how to find this? Can I solve this if I choose complex model than linear or quadratic? So if the problem is not of a linear nature or quadratic nature, how will we solve it? This is not. Do the solution always exist? Yes, because the error function is quadratic. अगर आप error function को देखें तो ये quadratic in nature है. तो इसका मतलब, so do the solutions always exist? Yes, because the error function is quadratic. Error function हमारे पास quadratic है. Quadratic means anything power to the square or to the 2 is quadratic equation or more than. उसको polynomial की categories में आ जाती है. ठीक है. तो क्योंकि ये quadratic equation है, तो yes, solution exists. Can I solve this if I choose complex model than linear or quadratic? No, you may not, because you are not sure. How will you solve that? Okay, because mathematically that is not easy. What shall I do if I cannot solve? We do not know any other solution. You just try to find the solution. Okay. So how? So, for example, if you have this original problem of error function, you need to find W. Then what we do? We find out W that is quasi minimizes. Quasi means you change that to some other function or partial. Okay. So let's discuss that a bit. What do you mean by quasi minimizing? Find out W. So for example, अगर आप इसमें देखें तो आपके पास बहुत सारे minimum point हैं. So maybe you just stuck in a minimum. For example, if you want to come down, if you are here and you want to go to the minimum point, so instead of this is actually the global minimum point. Okay, but if you start from here or you start from here, then you will stuck in these minimum, because these are minimum point. If you go up, the algorithm will tell you that you are already in minimum points because the other point is minimum. So that is so what we do. So quasi minimization means quasi minimizing that you stick this algorithm to some range and you find the minimum in that range. Okay. So instead of going to the global minimum, you just select a few region and you stick to that one.
It is easier than it looks. For example, आपने you need to come down. For if you are here, so you need to descend along the slope. आपने slope में नीचे आना because you need to find the minimum point, and that is actually gradient descent method. ठीक है. आपने क्या करना है? आपने initially कोई random point choose करना है. So that could be, but if you choose randomly, it means it could be this point, which is already minimum. So you cannot go up. Okay. So you try different. You try next time again. So then, if for example, if you come here, then each point is different, and if you come down here, then you will reach to this global minimum. Okay. If you plot the function, then you can predict that if I start from here, then I might reach to the. But if you have not plotted the function, then you don't know, right? So, for example, and that is actually the point we want to describe that data in a function. If you have not described already that data, then it means there is a problem. You cannot find the minimum point. Okay. And then आपने क्या करना है? आपने एक randomly initial point choose करना है. ठीक है. वो कोई भी हो सकता है, but आप try करोगे. So for example, ये W point हमने choose कर लिया. ठीक है. Second आपने क्या करना है? Find out the slope at the current position. Slope at a position is equal to differential value at a position. Slope क्या है? Slope is actually the slopes क्या है? The derivation, the change. For example, if this is use case, then slope is this way. This is the slope. Okay. So slope at a position means differential value at a position. किसी भी पॉइंट पे स्लोप का मतलब है कि आप उस जगह उस फंक्शन को अगर आप डेरिवेटिव लो, उस फंक्शन पे वो उसका स्लोप कहलाए. ठीक है. If e is differentiable, it is easy to find out the slope. अगर ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, इसका if you can find the derivative of this function, then finding slope is easy one. Okay. Then see this thing. If the slope is positive, we need to move w to the minus direction. अगर slope आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि आपका जो डायरेक्शन है वो माइनस की तरफ है. ठीक है. If the slope is negative, अगर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्लियर ये पॉइंट? सो यू रैंडमली चूज अ पॉइंट एंड देन यू फाइंड आउट द स्लोप एट द करंट पोजीशन. आप स्लोप चेक करते हो कि आप मैं किस पॉइंट पे हूँ और इसकी क्या वैल्यू है. देन आपका फॉर एग्जांपल आपने डब्ल्यू ई वैल्यू चूज किया, तो अगर स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर आप स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है, देन सो काइंड ऑफ रिवर्स थिंग, पॉजिटिव देन नेगेटिव. और ठीक है. हाँ ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये एक्चुअली स्लोप है. So what is if E is differentiable, then it is easy to find out the slope. फिर हमने ये पॉइंट कहा कि slope at a position means differential value at a position. अगर तो इसका मतलब है जब आप उसका डिफरेंशियल लोगे तो वो उस पॉइंट का स्लोप है. अगर आप फॉर एग्जांपल ये लाइन है तो इसका ये पॉइंट है, तो इसका डेरिवेटिव आप लोगे तो ये एक्चुअली ये लाइन होगी, वो स्लोप, दैट इज स्लोप. ठीक है. तो so if you come down, okay, again so this is actually gradient descent method. Don't forget that this is gradient descent method. Okay. Gradient descent का मतलब है कि gradient means slope, descent means coming down. So coming down in a slope method. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं और देन आपने नीचे आना है, छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर एक्चुअली यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड. ठीक है. आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं और जो आपका स्टेप है वो एक्चुअली आपका लर्निंग रेट है. तो सेम कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई होता है. इसका क्या ये हम क्यों यूज करते हैं? ये हम इसलिए यूज करते हैं कि previously you are finding the values of w's through mathematical equations. Now we are finding the values of w's through gradient descent method. So इसके थ्रू हम w's की वैल्यूज फाइंड करते हैं एंड देन वो वैल्यू जब आपके पास ऑप्टिमल w's वैल्यूज आ जाएंगी, उस पे एरर रेट आपका
ऑप्टिमल होगा, देन वो आपका एक्चुअली रिक्वायर वो होगा आपका उस पॉइंट्स पे जो आपका फंक्शन होगा, एक्चुअली वो फंक्शन आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा होगा आपके डेटा। समझ आ गई आपको? ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इस स्टेप पे आपने पुराने W का वैल्यू लेना है। जैसे आपने पहले कहा कि W की आपने रैंडम कोई वैल्यू लेनी, फॉर एग्जांपल आपने कोई W की आपने क्या किया, 0.2 आपने W का वैल्यू किया, ठीक है, यस वेट्स वाला W, ठीक है। सो प्रॉब्लम हम क्यों कर रहे हैं, जैसे हम मैंने आपसे कहा कि अगर फॉर एग्जांपल 1000 इक्वेशन है तो आप इसको 1000 W आप कैसे फाइंड करोगे, तो 1000 W हम ऐसे फाइंड, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड के थ्रू, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो आप एक स्टेप ले रहे हो, लर्निंग रेट ईटा जो है आपका लर्निंग रेट है, या इसको कहते हैं स्टेप साइज, ठीक है। ये आप क्या करोगे, इसको आप कोई स्टेप साइड इनिशियली असाइन करोगे, फॉर एग्जांपल 0.5 या 0.05। जो इनका क्वेश्चन है वो मुझे याद है, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, कि हम कितना लर्निंग रेट को कितना रखे, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। तो अगर आप जो लेमडा की वैल्यू होती है उसका रेंज है 0 to 1, ठीक है, तो हाइयर आप क्या लिख सकते हो 1। अगर आप 1 लोगे तो इसका मतलब है कि प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू, तो जो इसका इम्पैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें क्या है, आप इस स्टेप ले रहे हो और W की वेट अपडेट कर रहे हो, ठीक है। पुरानी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमने पहली दफा आप रैंडम लोगे, देन वो अपडेट होता जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस वैल्यू है और ये नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो द नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, W2 में ये आपका इधर W1 आ जाएगा और इधर W2 हो जाएगा। तो W1 आप इस इक्वेशन से फाइंड कर लोगे, स्लोप आप कहां से फाइंड करोगे, एरर फंक्शन का डेरिवेटिव लेके, और उस पे आप जो W0 जो इधर आपने पुट किया है ना, वो उस फंक्शन में आप पुट करोगे। समझ आ गई आपको? ठीक है, तो आपके पास W आता जाएगा जब तक आपका नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसकी एक जनरल इक्वेशन बन जाती है जब ये सारे आप कर रहे होते हो। वो क्या है, एक करंट वैल्यू है T और एक है नेक्स्ट वैल्यू एट टाइम T, एट टाइम T+1। T मींस करंट टाइम और T+1 का मतलब है नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप हम कैसे फाइंड करेंगे, करंट स्टेप की वैल्यू वेट की और लैम्डा जो कि आपने फिक्स रखा होगा, या एटा, इसको एटा कहते हैं आई गेस। फॉर एग्जांपल आप रखते हो 0.05 एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेट्स एट करंट टाइम, ठीक है। W की क्या वैल्यू होगी, वो जो करंट टाइम पे आपने W की वैल्यू पहले आप रैंडम चेक करते हो एंड देन उसको अपडेट करते जाते हो। तो ये आप एक एल्गोरिदम आपका बन गया, ठीक है जी। ऑनलाइन आप लोग को क्लियर है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, आप क्वेश्चन करें। सर जो हम रैंडम वैल्यू लेंगे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट्स पे, हम कोई भी ले सकते हैं? जी, रैंडम वैल्यू पे रिजल्ट पे तब फर्क पड़ेगा जब वो इस तरह, अगर फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन इस तरह है, आप इधर आना चाहते हैं और आपने रैंडम वैल्यू इधर ली, तो आपका जो ग्रेडियंट डिसेंड है वो इधर स्टक हो जाएगा, तब आपका जो इनिशियल वैल्यू है वो मैटर करेगा। अगर इनिशियल वैल्यू आपने इधर आ गई, तब आपकी इनिशियल वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, वो एंड तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है, अगर मुझे इसमें लर्निंग रेट देखना है आपका कि ये ऑप्टिमल। स्टार्ट कहाँ से होगा, वो मैं आपको इसका आगे स्टार्टिंग पॉइंट। कंडीशंस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। अगर आपका स्टेप जो है वो लर्निंग रेट बहुत छोटा है, तो आप लोकल मिनिमम स्टक हो जाएंगे, उससे आप निकल नहीं सकते, आपका एल्गोरिदम नहीं निकल सकता। तो आपको अपने रैंडम वैल्यूज को बार बार चैलेंज करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी रैंडम इनिशियल रैंडम वैल्यू को चेंज करूं, क्या मुझे कोई और मिनिमा मिल रहा है कि यही मिल रहा है सर। अगर आपको बार बार सेम ही मिनिमा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये आप ऑलरेडी उस पॉइंट तक पहुंच गए। लेकिन अगर आप हर दफा किसी और लोकल, तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है उसमें कहीं बहुत ज्यादा मिनिमास है,
तो तभी आप कभी एक मिनिमम स्टक हो रहे हैं, कभी दूसरा मिनिमम स्टक हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने फंक्शन को एक रेंज में रखना है ताकि अपने एक ग्लोबल पॉइंट को पहुंच जाए। ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो ये आपने रिपीट करना है कब तक, जब तक आपका स्लोप जीरो। स्लोप जीरो का क्या मतलब है कि उस फंक्शन पे मिनिमम वैल्यू को पहुंच गया, उधर आपका स्लोप जीरो है, उधर आपका, हाँ, क्योंकि ये अगर ये घटे तो इधर आपका स्लोप बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्लोप जीरो मतलब आपका रोड हमवार है, रोड हमवार है। स्लोप का मतलब है कि आप किसी चढ़ाई या उतराई पे हैं। ठीक है, स्लोप का मतलब है कि आप बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे आ गए। ठीक है, तो जब तक सो व्हेन योर स्लोप इज इक्वल जीरो, इट मींस यू ऑलरेडी रीच टू योर टारगेटेड पॉइंट। सो स्टेप्स क्या है इसके, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, रेंडमली चूज एन इनिशियल वैल्यू, W0 का हम इनिशियली कोई भी वैल्यू चेक देते हैं। अगेन अगर मिनिमास बहुत है देन you might be stuck in some local minima, so you try again and again so that you reach to the global point instead of some local minimum point. And then आपका जो W है नेक्स्ट स्टेप वो आपका करंट पे है, तो अगर जीरो आपने रेंडमली चूज किया है तो आपको W1 मिल जाएगा। W1 मिल गया तो ये W1 हो जाएगा, तो आप W2 फाइंड कर सकते हैं। W2 मिल गया तो ये तो W2 आपका आ जाएगा, W3 फाइंड हो जाएगा। फिर इस तरह आप W को फाइंड करते करते आप अपने जो है वो टारगेटेड पॉइंट, टारगेटेड मिनिमम, टारगेटेड डब्ल्यूएस की वैल्यू में पहुंच जाएंगे जिधर आपका फंक्शन मिनिमम। जो करंट इनपुट आ रहा है ना वो नेक्स्ट के लिए एज इनपुट यूज हो रहा होगा। तो ये जो एटा है या लैम्डा है, इसको आई गेस एटा कहते हैं, ETA, इसको कहते हैं लर्निंग रेट। तो इसको आपने रन करना है इस फंक्शन को until stopping condition is satisfied। अब हमने स्टॉपिंग कंडीशन के करना है कि ये कब तक चले, क्योंकि अगर आप एक कोड लिखे, इसको आप एज अ प्रोग्रामर सोचें कि आपने इसका कोड लिखना है, तो आप बताते हैं प्रोग्राम को कि मैंने इसको कितना लिख कोड करना है ताकि मैं लूप करना है। आप क्या कहते हैं, लूप को कंडीशन रखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसने 1000 दफा चलना है, 500 दफा चलना है। तो इसकी मुख्तलिफ कंडीशन है, वो हमने पहले चेक करनी है कि ये कंडीशन मेट हो, तब आपका अपने पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ कंडीशन है वो एक्सपेरिमेंट से आई है कि जो आपका जो करंट वैल्यू से है नेक्स्ट वैल्यू उनके दरमियान जो फर्क है, डिफरेंस है, वो कम से कम हो। फॉर एग्जांपल WT और WT+1 के दरमियान फर्क 0.00001 आ रहा है। ठीक है, 1000 या 110,000 वैल्यू आ रही है, तो इसका आप कहते हो कि यार ये तो मेरा प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, तो आप क्या कहते हो, ये एक स्टॉपिंग कंडीशन आपकी मीट होगी। या आपका जो FW है, FW क्या चीज है, जो फंक्शन आप बनाते हो, दैट इज एक आपके पास लेबल है और एक आपके पास फंक्शन है। हाँ, तो वो थोड़ा मूव हो, ये फंक्शन पीछे पीछे ये एरर फंक्शन है, ये दूसरे वाला फंक्शन जो आपके पास जो आप पहले अज्यूम करते हो कि मेरा जैसे लीनियर में आपका लीनियर फंक्शन था आपका, ठीक है, वो एक्चुअली आपका f(w) है। वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक और प्रॉब्लम है, एक्सप्लोडिंग, ये इन्होंने किया, एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट। वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट ये है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट वो इस एग्जांपल से ज्यादा अच्छी तरह, ये क्या है, अगर आपका स्टेप साइज कम हो तो आप अपने मिनिमम पॉइंट में भी फॉर एग्जांपल आपका जो स्टेप साइज है 0.00001 रखा हुआ है, तो आपने 1 लाख के ट्रेसिंग चला लिया लेकिन फिर भी आप इधर ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इधर आप पहुंच ही नहीं रहे, तो आपका क्या है, वैनिश हो रहा है, ग्रेडियंट गायब हो रहा है, उस तक आप पहुंच ही नहीं रहे हो। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट ये है कि आपका लर्निंग रेट इतना हाई हो कि आप जंप मार रहे हो और इधर पहुंच ही नहीं रहे हो। तो हाँ, स्किप हो, जो आपका मिनिमम पॉइंट है दैट इज स्किपिंग फ्रॉम योर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। जनरलाइजेशन और आपका जो अंडर फिटिंग है और ओवर फिटिंग है, उसको वो आप कहते हो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा पे जब अप्लाई करते हैं। जो आपका क्वेश्चन था ना कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आता है और उसमें आप लर्निंग रेट कितना, अब इसमें वो उस प्रॉब्लम को मैं आंसर करूंगा, शायद आगे है भी, आ रहा हूँ फिर उस तरफ बताता हूँ। ये कंडीशन तो पहले आप लोग देख लो,
कंडीशन क्या है? एक तो आपका जो फंक्शन है वो उसमें मूवमेंट कम आ रही है, ठीक है, मतलब चेंज आ ही नहीं रहा, तो आप क्या कहते हो कि यार मेरी जो W की फाइंडिंग जो मैं कर रहा हूँ उसको स्टॉप कर दो। तीसरी कंडीशन ये कि आप फिक्स इटरेशन रखते हो कि मैं 1000 का लूप लगाता हूँ, 1000 में जितने भी मुझे जो W का जो मिनिमम पॉइंट देगा दैट इज माई W। ये 3 फिक्स कंडीशन। आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन लगते हैं, मे बी दैट डजंट रीच टू द मिनिमम पॉइंट, ठीक है। स्टेप पर डिपेंड करेगा कि आपका लर्निंग रेट क्या है। तो असल में आपका लर्निंग रेट है ना, वो भी आपने मूव करना है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड कि आप कौन सा रखें। तो आपको एक्सपीरियंस की चीज समझ आएगी कि मैं लर्निंग रेट क्या रखूं कि मुझे अच्छा जो है ट्रेन मॉडल मिल जाए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आप पहले अब आपकी वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए? 0 to 1 है ना, तो आप क्या करते हो, आप मिड वैल्यू पहले चेक करते हो 0.5, 0.5 में मेरे क्या आंसर है, ठीक है। देन आप इसकी मिड वैल्यू में जाते हैं, पहले आप इस मिड में जाते हैं, आप रेंज का आप 0.5 हो गया। एक मिनट में आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो आप कहते हो 0.25, तो आप देखते हो कि इससे मेरा लर्निंग क्या बन रहा है, तब आप इसकी मिड पे जाओ 0.125, ठीक है, और इस तरह आपको 0.0 पे आपको आ जाएगा। तो अब आप चेक करो कि मुझे कौन सा इटरेशन अच्छा रिजल्ट दे रहा है, दिस इज हिट एंड ट्रायल। अब आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप इस इक्वेशन में देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को हम देखें, आप कहते हैं कि मेरे पास ये वैल्यू भी नाउन है, ये वैल्यू भी नाउन है, और ये वैल्यू भी नाउन है। अब आपके पास एक और इक्वेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल t+2 और ये है t+1, इसमें माइनस लेमडा है, और ये है, ठीक है। अब दो इक्वेशन आपके पास आ गई, तो इन दोनों को के साथ डील करके आप लेमडा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो उस सेंस से आप जो है वो लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मैथमेटिकली पॉसिबल है। जैसे अगर 3 वेरिएबल है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए, जितने आपके पास वेरिएबल है इक्वेशन में उतनी इक्वेशन आपको चाहिए, आप करेक्टली उस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सके। तो अगर आपका सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है एंड दैट इज लेमडा, तो आप जो है वो उस लेमडा को फाइंड कर सकते हैं, बट आप ऑलरेडी इसी लेमडा को यूज कर रहे हैं डब्ल्यू को फाइंड करने के लिए। तो इधर आपके पास दो अननोन है, एक डब्ल्यू अननोन है और एक लेमडा अननोन है। तो आपको अगर आप एज्यूम कर ले कि मेरे पास डब्ल्यू अननोन है तो लेमडा आपको पता कर लोगे, लेकिन इधर आपका कंसर्न एटा नहीं है, लेमडा नहीं है, लर्निंग रेट नहीं, बल्कि आपका कंसर्न क्या है, वेट्स है। तो एक्चुअली आप वेट्स फाइंड करते हो लर्निंग रेट की बजाय। तो अगर आप वेट फिक्स कर लेते हो कि इस वेट पे, आपको फिर लर्निंग रेट की जरूरत ही नहीं है ना। जब आप वेट आपने सपोज कर लिया कि मेरा ये फिक्स है, तो लर्निंग रेट की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरा स्टेप साइज कितना होगा हुआ था इस बारे में, तभी मैंने ये किया है। तो मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन इधर दो वेरिएबल अननोन है। एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल अननोन हो तो देन आप यू सपोज समथिंग्स। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आपका लर्निंग रेट का मकसद ये है कि आपने मिनिमा तक पहुंचना है ना, जब मिनिमा ऑलरेडी फाइंड हो गया कि मेरा इस डब्ल्यू पे मिनिमा आ रहा है, तो लर्निंग रेट तो फिर वो तो सर्चिंग है ना। फॉर एग्जांपल आप जो है अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे आपने एक बॉल लगाई हुई है ना, अब उस एक किसी बॉल में आपने कोई चीज छुपा रखी है, तो आप क्या करते हैं, एक बॉल को उठाते हो, दूसरा उठाते हैं, इसमें लर्निंग रेट आपका क्या है, 1 है। एक तरीका ये है कि आप एक को छोड़े, इसमें लर्निंग रेट आपका 2 है फॉर एग्जांपल। अब सर्चिंग मेथड है ना एक्चुअली। अब फिर एक मेथड ये है कि आप 0.5 का करें, मतलब आधा करें कि मैं मिड वाला उठाता हूँ, तो ये आपका लर्निंग रेट है जो कि आपको डब्ल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। तो ये जो उनका क्वेश्चन था ना कि लर्निंग रेट क्या होना चाहिए, जब आप स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रखेंगे तो आपका वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आएगा। वेनिशिंग ग्रेडियंट मैंने आपको समझा दिया कि आप मिनिमम पॉइंट तक पहुंचेंगे नहीं। और एक अगर आप हायर लर्निंग रेट रखते हैं तो इसका मतलब एक्सप्लोडिंग हो जाएगी। एक्सप्लोड मींस आप ना पॉइंट से बहुत आगे एक्सपेंड कर गए हैं उधर से।
तो देयर इज नो कंक्रीट आंसर ऑफ दैट एक्चुअली। अप्रोक्सीमेशन की बात तब आती है या सपोजिशन की बात तब आती है जब आपके पास बहुत सारे अननोन हो। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास मेन कंसर्न आपका वेट है, तो लर्निंग रेट पे आप क्या करते हैं, उसको आप जो है हिट एंड ट्रायल पे ले जाते हैं। तो इसके लिए आपने ना, अब देखे आप ये चीज आप एक्सपीरियंस से आएगी। मैथमेटिकली अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो मशीन लर्निंग की जरूरत ही नहीं, ग्रेडियंट डिसेंट की मेथड की जरूरत ही नहीं है। ग्रेडियंट डिसेंट मेथड तो तब आया जब आपका सोल्यूशन मैथ से पॉसिबल नहीं हुआ। अब मैंने आपको प्रैक्टिस दिया था ना, अब उसका सेकंड पार्ट अब आ रहा है, जो कि आपने प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है। और आपने देखना है कि क्या वो प्रोग्रामिंग जो आपने ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से सॉल्व किया था और आपने थ्रू मैथ सॉल्व किया था, दोनों में कितना फर्क आ रहा है। और कितना आप उसमें फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मेरा लर्निंग रेट कितना मैं रखूं, क्या मैं उस पॉइंट तक पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक है। सो फॉर मल्टी डायमेंशनल केसेस, आप मल्टी डायमेंशनल केसेस आ जाती है, उसमें आप क्या करते हैं, तो यही स्टेप आप जो है मल्टीपल डायमेंशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशन से क्या मुराद है, इसमें आपके पास बहुत सारे डब्ल्यू, तो हर डब्ल्यू के लिए आपने ये रिपीट करना है इतने टाइम्स, मे बी 1000 आपको टाइम रिपीट कर, 10,000 रिपीट करना पड़े, 100,000 रिपीट करना पड़े टू फाइंड दैट ऑप्टिमल पॉइंट। और हर कंडीशन के लिए आपने स्टॉपिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना। स्टॉपिंग कंडीशन क्या आता है, या तो आप फिक्स रखो, या इफ ऑफ डब्ल्यू जो आपका है वो मूव स्लाइटली चेंज उसमें आ रहा हो, या आपका जो W1 या W2 के दरमियान डिफरेंस कम आ रहा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कन्वर्ज हो चुका हो, उसमें जीरो डिफरेंस आ रहा हो और आप स्टिल कंप्यूटेशन आपकी चल रही है। तो इस सारे प्रॉब्लम को हम समराइज करते हैं इन वीआर। फॉर एग्जांपल ये आपका, अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर में इसका प्लॉट ड्रॉ किया था। ठीक है, फाइंड द फंक्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन डेटा। तो आपके पास ये इधर पड़ा हुआ है, इस डेटा का पॉइंट इधर पड़ा हुआ है और इस डेटा का पॉइंट इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, एक लीनियर मॉडल हमने देखा था, सपोज किया था कि हमने लीनियर मॉडल से इसको सॉल्व करना है, जिसको सिंपलेस्ट मॉडल कहते हैं। लीनियर मॉडल आपका सिंपलेस्ट होता है। आप शायद एब्सेंट थे तो आपको आइडिया नहीं होगा। तो आपका एम क्या था कि आप W फाइंड करें, ये W, तो तब आप X और Y के दरमियान प्लॉट ड्रा कर लोगे। अगर इन दोनों में W1 और W2 का रिजल्ट पता चल जाए तो इन दोनों का प्लॉट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग द फंक्शन दैट विल बेस्ट डिस्क्राइब दैट डेटा। तो आप क्या करते हो, आपने जस्ट रिवीजन है उसी इक्वेशन की, आपने एरर फंक्शन डिफाइन किया, उस पॉइंट को क्या किया आपने, ये आपका y का डेटा है, रेड आपका y का डेटा है जो कि ऑलरेडी गिवन है, ये आपका W0 हो गया, ये W1। तो सिंपलेस्ट मॉडल उसको कहते हैं कि आप लाइन की इक्वेशन। अच्छा, जब आपने W0 और W1 फाइंड कर दिया तो आपके पास x की 0 से लेकर 5 तक वैल्यू पुट करें और चेक करें कि 0, 1 फॉर एग्जांपल 2 या 3 फॉर एग्जांपल 4, तो आपको ये कोई फंक्शन ऐसे मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या है कि आपको फिर आप चेक कर लोगे कि ये मेरा ग्राफ सही आ रहा है नहीं आ रहा है, इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, W फाइंड करने के लिए अब हमारे पास, अगर आपने सोचा था देखा था, तो इसमें रेड और पर्पल है। तो पर्पल आपका क्या है, लेबल डेटा है, ये Y का डेटा है, और ये गिवन पॉइंट है जो कि आपने आपको इस फंक्शन से निकले थे। ठीक है, ये जो फंक्शन था, तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में ये सारा डेटा इनपुट करना है और समेशन को खोल लेना है। ये एक्सपेंड किया हुआ है, सम इसका मतलब है कि इसमें कितने 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट है, तो 3 टाइम वो प्लस हो रहा है, और ये इसका चेन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि समेशन चेन। ठीक है, तब आपने जब इसमें पुट किया, ये तो हमने किया भी है, तब आप इसको खोलोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आएगी। ये ट्राई कर लो, आप लोग लाजमी इसको ट्राई करो कि इक्वेशन कैसे आया है। जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करें, हैंड्स ऑन अचीव नहीं करोगे मैथ को, देन आपने क्या किया, आपने डेरिवेटिव लिए जनरल एक्सप्रेशन की, दो वेरिएबल है तो आप 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो उससे आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस कर लो। दो वेरिएबल के लिए हमेशा 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं लीनियर अलजेब्रा
अलजेब्रा में 3 वेरिएबल के लिए 3, 4 वेरिएबल के लिए 4 और इन वेरिएबल्स के लिए इन इक्वेशन चाहिए। तो अगर आपके पास 1000 वेरिएबल है तो 1000 आपके पास इक्वेशन होगी, जिसको 1000 वेरिएबल को फाइंड करना नॉट इजी फॉर अ कॉमन मैन। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कोड लिखते हो या प्रोग्राम लिखते हो ताकि वो आंसर आपको मिले। दैट्स व्हाई ग्रेडियंट डिसेंट मेथड कम्स इन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो अब सेम इक्वेशन पहले आपने क्या किया, आपने लीनियर अलजेब्रा से सॉल्व किया। अब सेम इक्वेशन आपने क्या करना है, उसको ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो सपोज करें कि इक्वेशन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो देयर इज अनदर वे कि आप उसको ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से करें। ग्रेडियंट डिसेंट मेथड में क्या चाहिए आपको, एक स्लोप चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। वो ऑलरेडी आपने दो इक्वेशन का फाइंड कर लिया, तो इस इक्वेशन के लिए ये डेरिवेटिव है और इस इक्वेशन के लिए ये डेरिवेटिव है। ये आई मीन इस इक्वेशन के डब्ल्यूज के लिए ये डेरिवेटिव यूज करेंगे और इस इक्वेशन के लिए ये डेरिवेटिव यूज करेंगे। ठीक है, इनिशियली इन दो वैल्यूज को आप रैंडमली चूज करोगे। ठीक है, और इस तरह आप डब्ल्यूज को अपडेट करते जाओगे। तो ये तब तक अपडेट होगा जब तक आप 3 कंडीशन मेट ना हो जो हमने डिस्क्राइब कर दी। वो क्या थी, या तो फिक्स रखे आप उसकी इटरेशन नंबर को। सेकंड, आप जो है वो एफ ऑफ डब्ल्यू जो है, जो फंक्शन ऑफ एरर है या फंक्शन ऑफ डब्ल्यू है जो कि आपका एरर फंक्शन है, ठीक है, वो कम से कम मिनिमाइज, उसमें चेंज बहुत कम आ रहा हो, या जो आपके दो वैल्यू के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसका मतलब है कि इसमें, और उसके बाद फिर 1 1 आ रहा हो, 1 1 आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि कन्वर्ज हो गया है, तो आगे इसको करने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल W1 आपके पास 1 आ रहा है और दूसरा आपके पास 0.9999 आ रहा है, तो आप कहते हो कि ऑलरेडी करीब है 1 के, तो आप स्टॉप कर लेते हो। इसका ये मतलब है। ठीक है, तो अब हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि हमने मैथ से किया था कि कैसे होगा। अब W फाइंड करने के लिए क्या है, दो आपके पास वेरिएबल है, तो 0 और 1। W0 है, ये एटा है, लर्निंग रेट है, और ये आपके पास जो डेरिवेटिव थे। ठीक है, until stopping addition is satisfied। तो हम क्या करते हैं कि जो W0 और W1 की इनिशियली हम 1 रखते हैं। तो आप, ये डिबेटेबल पॉइंट है कि W की वैल्यू क्या होनी चाहिए और लर्निंग रेट की क्या चाहिए। तो ये एक्चुअली आपका जो एक्सपीरियंस से आएगा कि मैंने क्या चूज करना है। आप एक फंक्शन को देखेंगे कि मेरा क्या है, आप जो है जो आपका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप उसके हिसाब से डिसाइड करोगे कि लर्निंग रेट मैंने क्या रखना है। तो ये एक्सपीरियंस से आएंगे। तो आपने क्या करना है, W0 के दोनों W0 को आपने W01, W0 of W0, 0 of W0 एंड 0 of W1, इसको ऐसे प्रोनाउंस करें, 0 of W0 एंड 0 of W1। तो वो आप रेंडमली चूज करते हैं, उसको कोई भी वैल्यू दो। तो इधर हम क्या करते हैं, 0 of W0 को 1 कह दिया और 0 of W1 को भी हमने 1 कर दिया इनिशियली। और ये हमने डेरिवेटिव की जगह उसी इक्वेशन को डाली है जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव हमने W1 t+1 ऑफ W1 एंड t+1 ऑफ W0। तो अब हम ये इसमें लूपिंग कर रहे हैं। ठीक है, W0 हमने इनिशियली दोनों का 1 1 लिया है, ये आपके जनरल इक्वेशन है। हम इधर क्या करें, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से W1 और W2 को फाइंड कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो एरर फंक्शन है या एरर है वो मिनिमम। तो अब उसी इक्वेशन में ये 1 1 इधर हमने पुट कर दिया दोनों। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर है? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है? एनी क्वेश्चन? जी सर। अच्छा, आप देखो W0, ये आपका W0 है, तो आपने सजेस्ट किया 1, W1 आपका क्या आ रहा है, W1 अभी आप फाइंड करोगे। वो भी W0 आपके पास क्या है, ये W0 है, तो इस फंक्शन को देखें, इसके लिए W0 हम देखें। ठीक है, तो एटा की वैल्यू आपने इधर हमने 0.1 चूज किया है, 0.1। ठीक है, इधर एटा की वैल्यू हमने 0.1 फिक्स कर दिया है। तो अगर आपने ये ऐसा भी नहीं करना कि आपने एरर रेट को 0.001 करना है, ऐसे भी नहीं करना कि 1 हो, ऐसे भी नहीं करना कि 0.9 हो।
तो आपने एक माइंड में रखना है कि मैं अपना जो है वो एरर रेट जो है 0.1 से स्टार्ट करता हूँ, 0.01 से स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको जो आंसर है वो जल्दी मिल जाए, कंप्यूटेशन आपकी बचत हो, बिजली आपकी बचत हो, टाइम आपका कम लगे, तो आप क्या एक्सपीरियंस ये चीजें आएंगी। नहीं, लर्निंग रेट आपका कम होगा तो सोल्यूशन ज्यादा देर के बाद मिलेगा। वेनिशिंग ग्रेडियंट है, वेनिशिंग ग्रेडियंट आ सकता है। वेनिशिंग ग्रेडियंट का मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है वो काफी देर के बाद आएगा। अगर आप हाई वैल्यू रखोगे, इसमें 0.9 रखोगे, इसका मतलब है कि 2 स्टेप के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाए, और मे भी वो हो ही ना सोल्यूशन, एक्सप्लोड कर जाए पॉइंट को। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। सर ये W0 ऑफ 0 और ये W1 ऑफ 0, ये जो शुरू में आ रहे हैं रिपीट द लूप के बाद, ये तो ये सर एक्सप्लेन कर रही जी। है ऊपर नीचे 0 ये अगर आप इधर गौर करें, ये दो या फंक्शन में आपने इनिशियल कोई वैल्यू सजेस्ट करनी है रैंडमली, तो वो हमने रैंडमली इसको चूज किया है 1 को। तो लर्निंग रेट आपका क्या है? ये सर जी ये जो एक ऊपर ऊपर नीचे भी सबस्क्रिप्ट में भी 0 है, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में भी 0 है, ये इधर समझा दें, ये इधर कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी ये। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। ये फिलहाल आप ये कह लें कि हमारे पास W1 है ही नहीं, सिर्फ क्या है, W0 है। तो एक W की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 1000 दफा, 2000 दफा, 10,000 दफा इटरेट करेंगे, तभी हमें W की वैल्यू मिलेगी। समझ आ गई इस पॉइंट को? अब इधर हमारे पास 2 W है, तो हर W के लिए हम ये परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, तो आपके पास एक इक्वेशन दूसरे में मिक्स है, W1 इधर भी है और W1 एक इक्वेशन भी है। तो दोनों इक्वेशन में आपको W0 भी चाहिए और W1 भी चाहिए। सो यू नीड बोथ W0 एंड W1 इन बोथ ऑफ इक्वेशंस। तो आप दोनों में पुट करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में देखें, इसमें W1 की वैल्यू इधर पुट होगी, ये फोर्थ ऑलरेडी फिक्स है, और W0 की वैल्यू इधर पुट होगी, और सिमिलरली इधर भी पुट होगी। तो इसका मतलब है कि ये W0 है, इधर आपने पुट किया, इधर आपने पुट किया, और W1 की वैल्यू ये है, वो आपने इधर पुट कर ली। समझ आ गई आपको? इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू जस्ट आपने पुट कर ली। सिमिलरली अगर W1 के लिए देखें, तो इसमें W0 की वैल्यू भी पुट कर दी हमने, और W1 की भी पुट कर दी। तो W0 और W1 वाली, जैसे जो आप कह रहे थे ना कि W0 से क्या मुराद है, 0 से क्या मुराद है। जो नीचे सबस्क्रिप्ट है ना 01, वो डिस्क्राइब कर रहा है वेरिएबल को, वेरिएबल नेम को, और ऊपर वाला इटरेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, समझ आ गई जुनेद? तो ये इटरेशन 1 है, ये इटरेशन 0 है, इटरेशन 1 है, इटरेशन 2 है, इटरेशन 3, और इस तरह अगर आप नेक्स्ट जाएं तो इटरेशन 100 है। ठीक है, समझ आ गई जुनेद? सर समझ आ गई, ये भी समझ आ गई। अच्छा, जब आप इसको अपडेट करते हो तो इसको आप सॉल्व कर लो। मैं पहले 1-2 सॉल्व करता हूँ, फिर हम क्विकली जाते सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, अगर इसमें आपने वैल्यू पुट कर ली तो इसका आंसर आएगा 0.6। 0.6 कैसे आएगा? ये आपके पास 4 प्लस 6 और 6 माइनस हो जाएंगे, तो इस 1 से अगर 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। क्लियर है ना ये पॉइंट? सिमिलरली ये 4 प्लस 4 8 हो जाएंगे, और 8 से 6 माइनस होगा तो 2 होगा। तो 1 से -2 करोगे, 0.2 करोगे तो आपके पास 0.8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट? अब यही वैल्यू आपने नेक्स्ट की प्रीवियस वैल्यू में ऐड करना है। तो ये इधर आ गया, और ये वाला इधर आ गया, और सिमिलरली इधर भी आ गया। ठीक है, तो इसको आप करते जाओ तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, आप देखेंगे पहले 0.6 था, अब 0.4 हो रहा है, और ये नीचे जाते जाते ये 0.48 हो गया, और ये 0.88 आ गया। अगर मजे की बात है कि ये इंक्रीज हो गया, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखो ये 0.48 हो गया, ये 0.88 है, 0.43, 0.98। जब आपने 100 इटरेशन यूज की तो W0 की वैल्यू 0.00077713 हो रहा है, और W1 की वैल्यू क्या हो रहा है,
1.499891 तो जो हम तो आपने 100 इटरेशन के बाद ये आपके पास W की वैल्यू आ गई, W1 और W0। जब आप इसको प्लॉट करते हो तो ये इस तरह रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको याद हो तो जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया था W0 की वैल्यू 0 आई थी और W1 की वैल्यू आई थी 1.5, ये काफी करीब है उसकी, ठीक है। Then again practice, know your turn। सेम ये आपने इसको JDM के थ्रू आपने सॉल्व करना है। आप हाथ से करना तो शायद मुश्किल हो, बट कोड करके आपको करना पड़ेगा। पाइथन यूज कर ले या मैटलैब यूज कर ले, योर चॉइस। तो आपने इसको कोड करना है JDM के थ्रू। ये JDM यूज करोगे तो मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि JDM ग्रेडियंट डिसेंट मेथड है, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आप लोग आज सीख लोगे। मैथमेटिकली भी आप लोगों ने सीख लिया और एल्गोरिथम भी आप लोगों ने एक सीख। ले मैन एग्जांपल और कह ले कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक टायर है और आप पहाड़ी की चोटी पे हो और उसको छोड़ दे, उधर से टायर आता जाएगा तो मे बी वो उस मिनिमम पॉइंट तक ना जाए बल्कि ऊपर चला जाए, तो दैट इज एक्चुअली, और ऊपर से फिर आएगा तो वो पेंडुलम की तरफ आगे पीछे होता जाएगा, आपके एंड में नहीं रुकेगा। लेकिन जो आपका मिनिमम जो एंड पॉइंट है, अगर उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो तो मे बी टायर उसी के अंदर रुक जाए। अब एक टायर है, उसका रेडियस अगर जितना बड़ा होगा वो ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। रेडियस कम है तो उसका मतलब है कि वो कम मूव करेगा। तो कम रेडियस का मतलब है कि लर्निंग रेट आपका छोटा है, कम है। बड़े टायर का मतलब है कि लर्निंग रेट आपने बड़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ये इसका एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की एक चीज है, तो वो आपने पार्ट की छोटी से छोड़ दी तो वो मिनिमम में हो सकता है फील्ड में रुक जाए, क्योंकि साइज छोटा है, रेडियस छोटा है, तो इतना स्पेस ले नहीं रहा, स्टेप इसका कम है। उधर अगर टायर हो, ट्रक का टायर हो तो मे भी वो ऊपर चढ़ जाए, फिर उधर से नीचे आएगा, तो वो ऊपर नीचे होता जाएगा। दैट इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग ग्रेडियंट। अगर आप उसको आइडियल सिचुएशन में जाए, नहीं तो एंड में तो वो रुक ही जाएगा ना आते जाते, बट आइडियल सिचुएशन ये है कि वो हमेशा चलता जाएगा, ठीक है।